डीमन स्लेयर एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत तांजीरो से होती है। तांजीरो एक बड़े से पत्थर को मूव करने में सफल हो जाता है और उसे लगातार मूव करते रहता है। तांजीरो को देखकर इनोसुके में भी हिम्मत आ जाती है। इसके तो लेवल निकल गए और वो भी पत्थर पर पूरा दम लगाता है। लेवल सबके निकलेंगे। जिसके बाद इनोसुके भी पत्थर को मूव करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद केवल जेनित्सु ही बचता है जिसका अभी तक लेवल नहीं निकला। इसके बाद केवल जेनित्सु ही बचा होता है। जेनित्सु अभी भी डरा होता है। तभी उसके पास उसकी कासुगाई चिड़िया आ जाती है जो जेनित्सु के लिए एक लेटर लाई होती है। दूसरी तरफ तांजीरो पत्थर को खींचते खींचते बहुत ज्यादा थक चुका होता है और उसने पूरी रात भर पानी भी नहीं पिया होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से तांजीरो को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। जिसके बाद वो जेनित्सु, इनोसुके और मुराटा को याद करने लग जाता है। काश कोई आकर मुझे बचा ले और पानी पिला दे, 2 बूंद जिंदगी की। तभी वहां पर गियोमे आ जाता है और तांजीरो के ऊपर पानी डालने लगता है। गियोमे को देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गियोमे तांजीरो को पानी पिलाते हुए कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मैं तुम्हारी ताकत को एक्नॉलेज करता हूँ। साथ ही में तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में अपनी डीमन बहन की चिंता किए हुए बिना वहाँ के लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। इस पर तांजीरो गियोमे से कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये मेरा नहीं बल्कि नेजुको का डिसीजन था। मैं उस समय डिसीजन नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से गाँव वाले मरने के बहुत करीब थे, इसीलिए आपको मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तांजीरो की बात सुनकर गियोमे बच्चों के बारे में सोचता है और कहता है, बच्चे बहुत ही ज्यादा प्योर और वीक होते हैं। वो भले ही झूठ बोलते हो पर उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तांजीरो की सच्चाई को देखकर गियोमे सोचता है, तांजीरो सही में दूसरों से अलग है। आगे तांजीरो कहता है, मैं हमेशा सही रास्ते पर रहना चाहता हूँ जिसमें कोई न कोई मेरी हेल्प जरूर करता है। उस समय मेरी हेल्प नेजुको ने की थी, इसीलिए आप मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास मत करो। इसके बाद तांजीरो ट्रेनिंग और पानी के लिए गियोमे को शुक्रिया कहता है। तांजीरो की बात सुनकर गियोमे सोचता है, चाहे कोई भी कुछ कहे मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। इसके बाद गियोमे तांजीरो को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। हमें बताया जाता है कि गियोमे एक टेंपल में अनाथ बच्चों की देखभाल किया करता था। एक दिन गियोमे सभी के लिए फिश लेकर आता है। वहाँ पर एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम सायो होता है। सायो गियोमे को अपनी फिश देते हुए कहती है, आप हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से आप पतले हो गए हैं, इसीलिए आपको ये फिश खाने की ज्यादा जरूरत है। गियोमे सायो को समझाते हुए कहता है, मैंने कड़ी ट्रेनिंग की है जिससे मुझ पर भूख का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए इस फिश को तुम ही खा लो। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी खाने लगते हैं। गियोमे सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और सभी लोग एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। पर एक रात को उन्हीं में से एक बच्चा टेंपल पहुंचने में लेट हो जाता है और उसे डीमन पकड़ लेता है। वो बच्चा खुद की जान बचाने के लिए उस डीमन को बाकी लोगों का पता बता देता है। गियोमे टेंपल को डीमन से बचाने के लिए टेंपल के चारों ओर विस्टेरिया के फूलों से बनी अगरबत्ती जलाता है, पर वो बच्चा सारी अगरबत्ती बुझा देता है और डीमन को टेंपल के अंदर लेकर आ जाता है। डीमन घुसते ही 4 बच्चों को तुरंत मार देता है। बाकी के बचे हुए 4 बच्चों में से 3 बच्चे गियोमे की बात नहीं मानते हैं और वहां से खुद ही भागने लगते हैं, जिसके बाद डीमन उन्हें भी मार देता है। गियोमे तांजीरो से कहता है, उस समय हमारे पास भरपेट खाना नहीं था जिसकी वजह से मैं बहुत पतला और कमजोर था। अब एक अंधा इंसान क्या ही कर सकता है। यही सोचकर बाकी के बच्चों ने मेरी नहीं सुनी, पर वहाँ पर केवल एक छोटी बच्ची थी, सायो, जिसने मेरी बात सुनी थी। उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने डीमन से लड़ाई करी। डीमन के वजह से ही गियोमे के माथे पर चोट का निशान बन जाता है, पर गियोमे अपनी पूरी पावर के साथ उस डीमन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह मार देता है। गियोमे ने पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर को मारा था, जिसको सोचकर गियोमे आज भी कांप जाता है। गियोमे को उस दिन खुद की असली पावर का एहसास होता है। गियोमे लगातार डीमन के सर पर मारता रहता है जब तक दिन नहीं हो जाता। गियोमे अपनी पूरी पावर का यूज करके सायो को बचा लेता है, पर साथ में बहुत कुछ खो भी देता है। बाद में गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और सायो से पूछते हैं कि क्या हुआ। सायो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो गियोमे को मॉन्स्टर बताने लगती है और सभी से कहती है कि गियोमे ने ही सभी को मारा है। गियोमे तांजीरो से कहता है, आखिर सायो केवल 4 साल की बच्ची ही तो थी, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, पर मैं चाहता था कि सायो उसे बचाने के लिए मेरी तारीफ करे और मुझसे धन्यवाद कहे। सायो अगर सच बोल देती तो मैं बच सकता था, पर बच्चे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। डीमन की बॉडी राख बनकर उड़ चुकी थी, वहाँ पर केवल बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया। अगर
वहाँ पर मास्टर उबियाशिकी नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। उसके बाद से मैंने सभी लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। जब मुसीबत का समय आता है तो लोगों के असली रंग दिखते हैं, वो तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तुम नहीं भागे और तुमने डीमंस का सामना किया, ना ही तुमने झूठ बोला। ये चीज भले ही तुम्हें छोटी और सिंपल लग रही हो, पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में ऐसा कर पाते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि तुम बहुत खास हो। इसके बाद ग्योमे अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है कि हम सबके फ्यूचर के बारे में अलग अलग ख्याल है। अब से मैं भी सही रास्ते पर चलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ग्योमे की बात सुनकर तांजीरो भी रोने लग जाता है और कहता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ग्योमे तांजीरो के सर पर हाथ फेरने लगता है जैसे वो सायो के सर पर हाथ फेरता था। इसके बाद तांजीरो की ग्योमे के साथ ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगले सीन में गेन्या, तांजीरो और इनोसुके लंच कर रहे होते हैं। गेन्या तांजीरो से कहता है, शुरुआत में ग्योमे ने मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं डीमंस को खा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और मिस कोचो से मेरा पूरा चेकअप करने को भी कहा। हम देखते हैं कि इनोसुके केवल खाने पर फोकस कर रहा होता है। लेवल निकलेंगे, लेवल। अपना खाना खाने के बाद इनोसुके जेनित्सु का भी खाना भी खाने लगता है, पर तांजीरो इनोसुके को रोक देता है। आगे तांजीरो और गेन्या शिनोबु के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे शिनोबु बार बार गेन्या को डांटती रहती थी क्योंकि गेन्या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था। तांजीरो गेन्या से कहता है कि मैं अब गियू के साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर गेन्या कहता है, मेरी ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, मैंने अब तक पत्थर को थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है। ये सुनते ही इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है, तुम्हारे लेवल कभी नहीं निकलेंगे। हाँ। जिस पर गेन्या भड़क जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लास्ट में लड़ाई रोकने के लिए तांजीरो इनोसुके के ऊपर बैठ जाता है। तांजीरो गेन्या से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते तो हम रास्ते में तुम्हारे भाई विंड हाशिरा के बारे में बात कर सकते थे। ये सुनकर गेन्या शांत हो जाता है। इसके बाद हम जेनित्सु पर शिफ्ट होते हैं। जेनित्सु एक बड़े से पत्थर पर बैठा होता है, तभी तांजीरो उसके पास खाना लेकर आता है। तांजीरो जेनित्सु को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। हमें पहली बार जेनित्सु बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई देता है। ये देखकर तांजीरो को चिंता होने लगती है। तांजीरो जेनित्सु से पूछता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, मुझे क्या करना चाहिए? जेनित्सु तांजीरो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। इसके बाद तांजीरो खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जेनित्सु के हाथ में एक लेटर होता है और उसके माथे से खून बह रहा होता है। जेनित्सु कहता है, तांजीरो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर यह चीज मुझे खुद करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस सीन में हम पहली बार जेनित्सु को इतना ज्यादा सीरियस देखते हैं। इसके बाद तांजीरो गियू के पास जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांजीरो को जेनित्सु और नेजुको की चिंता होती है, पर थोड़ी ही देर में तांजीरो गियू के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही तांजीरो को पहली चीज सानेमी दिखता है। सानेमी और गियू आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। दोनों ही बहुत तेज होते हैं, पर इस बार तांजीरो दोनों की फाइट को अच्छे से देख पा रहा होता है क्योंकि तांजीरो भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके आया होता है और पहले से स्ट्रांग बन चुका होता है। सानेमी लड़ते हुए गियू को चिढ़ाता है, तुमने तो कहा था कि तुम हम सबसे अलग हो, आखिर कहाँ है तुम्हारी वो ताकत? गियू चुपचाप लड़ता रहता है। आखिर में दोनों लोग एक दूसरे पर इतनी तेज हमला करते हैं कि दोनों की तलवार ही टूट जाती है। इसके बाद सानेमी गियू से कहता है, अब हमें एक दूसरे को खाली हाथों से ही मारना पड़ेगा। ये सुनकर तांजीरो दोनों के बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। सानेमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हें तो ऑर्डर दिया गया था ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे, आखिर फिर तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? इस पर तांजीरो कहता है, कहीं तुम मुझसे इसलिए गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारे रेड बीन सूप पी लिया था? मैं तुम्हारे लिए और रेड बीन सूप बना सकता हूँ। ये सुनकर सानेमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये फालतू के मजाक मत करो। तांजीरो यहाँ भी नहीं रुकता और कहता है, जब मैं तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग करता था तो वहाँ से रेड बीन सूप की बहुत अच्छी खुशबू आती थी, क्या तुम्हें रेड बीन सूप इतना ज्यादा पसंद है? तांजीरो की बात सुनकर गियू भी सानेमी से पूछता है, क्या तुम्हें रेड बीन सूप पसंद है? ये सुनकर सानेमी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो तांजीरो को मुक्का मार कर हवा में उड़ा देता है। थोड़ी ही देर बाद जब तांजीरो को होश आता है तब तक सानेमी वहाँ से जा चुका होता है। तांजीरो गियू से पूछता है कि आखिर तुम सानेमी से लड़ क्यों रहे थे?
इस पर ग्यू बताता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा था जिसमें हम हाशिरा आपस में लड़ते हैं। तांजीरो ग्यू से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग खराब कर दी। इस पर ग्यू कहता है ऐसा नहीं है, मुझे सानेमी से बात करनी नहीं आती और सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है। अब मुझे सानेमी का फेवरेट फूड पता है, तो जब भी मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे रेड बीन सूप दे दिया करूंगा, जिससे हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगले सीन में रात हो जाती है। हम सानेमी पर शिफ्ट होते हैं। इगुरु और टोकिटो दोनों ही अवेलेबल नहीं होते और सानेमी को ट्रेनिंग करनी होती है, इसीलिए सानेमी अकेले ही ट्रेनिंग करने की सोच रहा होता है। उसे तांजीरो की रेड बीन सूप वाली बात भी याद आती है। ये सोचकर सानेमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सानेमी आगे चल ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो उसे पकड़कर मसल देता है। सानेमी के हाथ में नाकीमे की एक आंख होती है। वो आंख थोड़ी देर में राख में बदल जाती है। आंख को राख में बनते देख सानेमी समझ जाता है कि हम पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर कोई घुसपैठिया घुस आया है। इसके बाद हम मास्टर उबियाशिकी पर शिफ्ट होते हैं। मास्टर की वाइफ अमा ने मास्टर की देखभाल कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मूजान धीरे धीरे मास्टर के घर की तरफ बढ़ रहा होता है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। मूजान मास्टर के घर के अंदर एंटर कर जाता है। दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा लंबा था और मूजान की एंट्री काफी ज्यादा कूल थी। खैर मास्टर अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं और पास में उनकी वाइफ आमाने होती है। मास्टर लेटा हुआ मूजान को आता हुआ देख लेता है, पर वो कुछ नहीं करते हैं। मूजान इस समय और ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। उसके चारों ओर हल्की हल्की धुंध सी छाई होती है। मूजान धीरे धीरे मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मूजान मास्टर को हेलो बोलता है। मास्टर भी मूजान को ग्रीटिंग देते हैं। तुम्हारा स्वागत है कीबुत्सुजी मूजान। मास्टर की ऐसी हालत देखकर मूजान कहता है तुम्हारी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, प्लीज कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है